If an interview is a movie, then resume is a trailer. LinkedIn is the biggest professional branding platform. It's not just a job portal. So India is the second biggest market for LinkedIn after USA. अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आप जॉब कर रहे हो. अगर आप कमियों पे काम कर रहे हो तो आप करियर कर रहे हो. आपको वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हो. आपको वो मिलता है जो आप निगोशिएट करते हो. ये कंपनियां सर स्किल देख के हायर करती है, कॉन्फिडेंस देख के पे करती है. द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग दैट डिसाइड द क्वालिटी ऑफ मैच्योरिटी यू आर कैरिंग. कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए 3 बुनियादी चीजें हैं. IPL, इंक्रीमेंट, प्रमोशन एंड लीडरशिप रोल. इन लोगों को ये तो पता है कि ये क्या छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये क्या पाना चाहते हैं. क्विटिंग अ जॉब इज ओके, मूविंग ऑन इज ओके, चेंजिंग अ करियर इज ऑल्सो ओके, बट व्हाट इज नॉट ओके, स्टेइंग इन अ प्लेस वेयर यू डोंट बिलोंग्स टू. एक नॉर्मल कैंडिडेट जवाबों की तैयारी करके जाता है, बट एक स्मार्ट कैंडिडेट जवाबों के साथ साथ सवालों की तैयारी करके जाता है. जॉब ढूंढ रहा हूँ, ये वीक स्टेटमेंट है. मार्केटिंग में जॉब ढूंढ रहा हूँ, ये एक जनरल स्टेटमेंट है. लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में इंडिया के नॉर्थ साइड में 5000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ रखने वाली कंपनी में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब ढूंढ रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है. ये लोग काम नहीं करेंगे लेकिन काम का फिक्र करेंगे. दूसरा लक्षण, फिक्र करे या ना करे लेकिन काम का जिक्र करेंगे. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो काम कर रहा है उसकी वो उंगली करेंगे और जो नहीं कर रहा है उसकी वो चुगली करेंगे. बहुत आपको शुरू में लगता है सर ऑफर लेटर लेने के बाद आपको कंपनी ने हायर किया. ना 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 ना, उन्हें हायर नहीं किया. कंपनी ने आपके ऊपर एक बेट लगाया और उस बेट का नाम है प्रोबेशन पीरियड. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदेश और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त बातचीत हम करने वाले हैं. दोस्तों, जब से हम छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तब हम भी और हमारे मम्मी पापा भी एक ही चिंता करते हैं कि बड़ा होकर बच्चा बनेगा क्या, करेगा क्या. जी हाँ दोस्तों, हमारा करियर क्या होगा. जब स्टूडेंट रहते हैं तो पढ़ाई की जद्दोजहद, और जब बड़े हो जाते हैं तो नौकरी की जद्दोजहद. इसी में लाइफ कहीं ना कहीं गुजर जाती है. आप में से कोई भी लोग जो जॉब में हैं या जॉब करना चाहते हैं, उन सभी की लाइफ में एक ही प्रश्न होता है कि अपने करियर की ग्रोथ को कैसे इस्टेब्लिश करें, कैसे हम करियर में ऐसे कीर्तिमान स्थापित करें कि जहाँ हमें भी खुशी हो और हमारे पेरेंट्स को भी हो. लेकिन इस जर्नी में कहीं ना कहीं जब हम जॉब पाते हैं तब शुरुआत में एक्साइटमेंट होता है कि बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, वर्क प्रेशर, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, सब कुछ जानते समझते उत्साह कम हो जाता है और फंस जाते हैं मिड एज क्राइसिस में. दोस्तों, करियर की बहुत सारे प्रश्न हमारे जहन में हैं और हम चाहते हैं कि इनका सॉल्यूशन हमें मिले. यदि आप भी चाहते हैं कि इनका सॉल्यूशन मिले तो आज इस बातचीत में हमारे स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है करियर कोच, जो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, मिस्टर उमेश स्वामी जी, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. मैं उनका चाहूँगा वेलकम करना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, उमेश स्वामी सर इनका पूरा नाम है, लेकिन पूरे कॉर्पोरेट जगत में इनको कॉर्पोरेट स्वामी सर के नाम से जाना जाता है. कॉर्पोरेट स्वामी और सोशल मीडिया पे धूम मचा रहे हैं, जहाँ यूट्यूब पे 40,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लिंक्डइन पे 18,000 से भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी रील्स आपको देखने को मिलती है. और जब भी स्क्रॉल करो सर की रील्स मिल जाती हैं और बहुत ही उनका कहने का अंदाज अपने आप में नया है. कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत ही सरल हास्यास्पद चीज़ों के माध्यम से हमें समझा देते हैं. तो आज हमसे और आपसे रूबरू हो रहे हैं उमेश स्वामी सर. बहुत बहुत स्वागत सर आपका. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके खुद के परिचय के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में. तो आइए दोस्तों सुनते हैं उमेश सर की जवानी, उनकी अपनी कहानी. सर, कैसा आपका करियर रहा और आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपके स्टूडियो पर इनवाइट किया और मुझे यहाँ पे आकर अपनी इंट्रोडक्शन देने का मौका दे रहे हो. और सबसे पहले अपने दर्शकों का भी, आपके सारे व्यूअर्स का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वो मुझे सुन रहे हैं. तो मेरी कहानी तो आपने इतनी अच्छी बयां कर दी सर, उसके ऊपर और भी मैं क्या ही बोलूँ. तो कुछ नहीं सर, एक साधारण सा युवक हूँ, कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ. बाय फर्स्ट प्रोफेशन आई एम अ सिविल इंजीनियर. I have done my BTech and MTech from one of the renowned institute in India, that is VJTI मुंबई. और 2010 में मैंने BTech किया और 12 में मेरा MTech हो गया. And after that I started my career at international level only. The first country where I was placed is Shapoorji Pallonji International, and the first country where I was got recruited was Algeria, and the company name was Shapoorji Pallonji International. I worked there for 2 years. After that I switched to Middle East
and started working in Dubai for another couple of years with different multinational companies. उसके बाद मैं मुंबई में आया और इंडिया में वापस आके मुंबई में एक लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी में बतौर सिविल इंजीनियर मैनेजर इन एस्टिमेशन डिपार्टमेंट के तौर पर 5 साल काम किया. सो 2020 तक इंजीनियरिंग की अच्छी खासी कॉर्पोरेट करियर चल रही थी. तो 2020 से लेकर आज 25 तक पिछले 5 साल में हमने पूरा स्विच ओवर कर लिया सर. और इन 5 सालों में लाइफ का भी मेकओवर हो गया, करियर का भी मेकओवर हो गया और प्रमोशन भी हो गया बहुत सारी जगहों पे, फैमिली लेवल पे और करियर लेवल पे. और आई एम अ फादर ऑफ 2 लविंग किड्स एंड 1 ब्यूटीफुल वाइफ. माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ अ सॉलिड सपोर्ट बिहाइंड मी. एंड मेनली मैं सोलापुर से, छोटे शहर से आता हूँ सर. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सोलापुर. एक कन्नड़ा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट पूरी शिक्षा और एजुकेशन मराठी में हुई है. सो आई एम वेरी मच फ्लुएंट इन हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा एंड मराठी एज वेल. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर. क्या बात है, क्या बात है. वेल डन सर. एक अच्छी जर्नी आपकी एक अभी तक की हमने सुनी समझी. और सर बट एक सवाल आता है, अच्छी खासी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर कॉर्पोरेट ट्रेनर बनने का सपना कहाँ से आया? हाँ सर, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने. किसी भी इंसान के जीवन में ना 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर. द फर्स्ट डे व्हेन ही वाज बोर्न एंड द सेकंड डे व्हेन ही गॉट टू नो व्हाई ही इज बोर्न. तो वो व्हाई का सवाल बहुत सालों से मन में था सर, क्योंकि बचपन से ही स्कूल और कॉलेज लेवल तक मैंने 100 से भी ज़्यादा स्टेट लेवल डिबेट और इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में मैंने प्राइज जीता था. तो पता तो था पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग मेरा पैशन है, बट उस पैशन को प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करना है इसकी कोई जानकारी नहीं थी सर. तो इसलिए मैंने एक्सीडेंटल सिविल इंजीनियर आप मुझे कह सकते हो. डिप्लोमा 3rd ईयर में आने के बाद मैंने 1 साल अच्छी खासी पढ़ाई की और 10वीं और 12वीं में हालांकि मुझे फर्स्ट क्लास भी नहीं था. 10th में सिर्फ 58% थे और 12th में 56% थे. इसके बावजूद मैंने डिप्लोमा में 85% स्कोर किया. पूरे स्टेट में 10th रैंक आया और मुंबई के विजेडे जैसे रेप्यूटेड कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया. और वहाँ से आप कह सकते हो एक एक्सीडेंटल सिविल इंजीनियर का जन्म हुआ. बीटेक किया, एमटेक किया और शान और शौकत भरी कॉर्पोरेट लाइफ की ज़िंदगी भी जी रहा था. बट अंदर से पता था ये अपनी जगह नहीं है, कुछ अलग है. वो कुछ अलग है कि कोशिश में जारी रखता रहा. और 9 साल की वो तपस्या थी सर. 9 साल में मैंने कॉर्पोरेट के चकाचौंध लाइफ जिए, बहुत सारे पैसे कमाए, कॉर्पोरेट में प्रमोशन लिए, बट वो बर्निंग डिज़ायर ना सर वो कभी बुझा नहीं. अंदर से एक ही चीज़ थी, क्यों, वाई. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर. सो बैक इन 2019 आई केम अक्रॉस 1 वर्कशॉप, TTT उसका नाम था. उसमें इनरोल होने के बाद पता चला इसको कहा जाता है ट्रेन द ट्रेनर. अच्छा. और वहाँ मुझे पता चला सर दिस इज़ द फील्ड वेयर आई कैन कन्वर्ट माई पैशन इनटू प्रोफेशन. और वहाँ पर भी मैंने डिसाइड नहीं किया था सर. पहले ही दिन की बात है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. हुआ क्या सर, पहला ही दिन था और मैंने रजिस्टर किया. पहले दिन का पहला सेशन 2 घंटे का हुआ, दूसरा सेशन 2 घंटे का. तो 4 घंटे का सेशन जो कुछ भी हमने सीखा था वो समराइज करने के लिए सर कुछ चुनिंदे स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुला रहे थे और कह रहे थे 2 मिनट में समझा दो कि हमने पिछले 4 घंटे में क्या सीखा है. तो बारी बारी एक स्टूडेंट चले गए उधर. जब मेरी बारी आई ना सर, मैं बात करने लगा. पता नहीं मैंने क्या बात किया, लेकिन पहले 15 सेकंड के बाद ना लोगों ने तालियों से स्वागत किया सर. बात करते गया, 40 सेकंड के बाद और एक तालियों की गूंज सुनाई दी. ऐसे करते करते सर 2 मिनट के छोटे से स्पीच में 4 बार लोगों ने ताली मारी. और उसके बाद लंच ब्रेक था और लंच ब्रेक के बाद पूरे जो ऑडियंस थी वो मेरे इर्द गिर्द आने लगे और कहते हैं आप ऐसे कैसे यहाँ पे, आप तो बॉर्न स्पीकर हो, आपको क्या जरूरत है ट्रेनिंग है. एंड उस दिन जो अप्रिसिएशन मिला ना सर, तब लगा दिस इज द प्लेयर वेयर आई बिलोंग्स टू. और एक कहावत है सर, क्विटिंग अ जॉब इज ओके, मूविंग ऑन इज ओके, चेंजिंग अ करियर इज ऑल्सो ओके, बट वॉट इज नॉट ओके, staying in a place where you don't belongs to be. What is not okay, staying in a place where you don't get appreciated. So 9 साल से इंजीनियरिंग में जॉब कर रहा था, not a single appreciation. और यहाँ पर एक 2 मिनट की छोटी सी स्पीच दी, 4 बार लोगों ने ताली मारी और 1 घंटे पर अप्रिसिएशन मिला. और तब लगा मुझे मेरे वाई का सवाल का जवाब मिल गया. दिस इज द रीजन उमेश यू आर गॉट बॉर्न फॉर. और तब मैंने डिसाइड किया सर अब जो भी करना है इसके लिए करना है. फिर बाद में लॉकडाउन आया. लॉकडाउन में जो सबके जॉब के साथ हो रहा था, मेरे जॉब के साथ भी वही नौबत हुई. मैनेजर का फ़ोन आया और मैनेजर कहता है उमेश मैनेजमेंट का कॉल है कि 50% मैन पावर को कम करना है. तो मैंने कहा करो ना सर, उसमें क्या बड़ी बात है. तो बॉस कहता है नहीं उमेश तू मुझे मेरी टीम में चाहिए. बोला सर तो रखो ना, बहुत अच्छी बात है. बोलो उमेश एक प्रॉब्लम है. बोला क्या.
काम 200% बढ़ेगा। बोला सर बढ़ने दो ना, उसमें क्या है, काम के लिए तो आए हैं, तो चलेगा ना? हाँ चलेगा सर। और एक छोटी बात है उमेश। बोला क्या सर? सैलरी 50% कम होगी। बोला सर ये छोटी बात नहीं है, यही तो बड़ी बात है। तो मैंने अपने बॉस से कह दिया सर 2 दिन का समय दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ। और उस वक्त मैंने वो 2 दिन का समय लिया, मैं रात भर नहीं सोया सर। और उस वक्त जो भी 30-32 साल की लाइफ मैंने जी थी, उस पूरे लाइफ में मैंने एक कटाक्ष डाला, पूरे लाइफ को रिव्यू किया। और क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे समझ में नहीं आता कि पन्ना पलटना है कि किताब बदलना है। तो मैंने वो रिव्यू किया सर रात भर, और सोचा ना पन्ना पलटते ना किताब बदलते, अपनी खुद की नई किताब लिख देते। क्या बात है। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी नाइस। सो तभी वो डिसीजन ले लिया सर। और अभी जो करना है तो पैशन के लिए करना है, पैशन को प्रोफेशन समझ के करना है। एंड मैंने अपना बैंक का एक्सेल शीट को लैपटॉप खोला, एक्सेल शीट पे मेरे बैंक का स्टेटमेंट दिख रहा था, और वाइफ को बताया माय वाइफ इज़ अ डॉक्टर, देख इतना बैंक बैलेंस है, आने वाले 2 साल के लिए अगर 1 रुपया भी नहीं आएगा ना तो भी अपन अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, बट आई नीड 2 एक्सक्लूसिव ईयर्स एंड फॉर दैट रीज़न आई नीड योर सपोर्ट ओनली। अगर तू मेरे पीछे खड़ी तो मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो वाइफ को भी पता था कि इसके अंदर कुछ ना अलग पैशन है, तो वो चट्टान की तरह खड़ी रही कि आप करो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। और सौभाग्य से पिछले 5 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ सर। बहुत बड़ी बड़ी जगह पे जाके ट्रेनिंग देने का मौका आता है। इंडिया के नामे जानी मानी कंपनी में मुझे इनवाइट किया गया। फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला, टाटा टिस्कॉन, बीपीसीएल में 4 बार मैं बीपीसीएल की सर, मैं जब बीटेक में फर्स्ट हमारा प्लेसमेंट का राउंड हो रहा था, प्लेसमेंट के लिए जब बीपीसीएल पहली कंपनी थी बीटेक के बाद प्लेसमेंट देने के लिए, सो आई वाज इन द प्लेसमेंट हॉल एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वाज वेरी एक्साइटेड। क्योंकि जब आपके प्लेसमेंट में पहली कंपनी आती है ना, बंदा बहुत एक्साइटेड होता है। यार बीपीसीएल में जॉब, अभी कुछ नहीं हुआ था सर, लेकिन दिमागी ख्याली पुलाव शुरू हो गए थे। तो यार मैं तो ऐसे बन गया था। तो प्लेसमेंट का हॉल था, तो सब लोगों ने स्क्रूटिनाइज किया और बीपीसीएल का पैनल आ गया और उन्होंने अचानक डिक्लेयर कर दिया, दोज हु हैव नॉट सिक्योर्ड इवन फर्स्ट क्लास इन देयर 10th and 12th दे आर नॉट एलिजिबल। शॉक था सर। मतलब यार मैं डिप्लोमा में 10th स्टेट में 10th आया और मेरी क्या गलती है? आई कैनॉट चेंज माई पास्ट बट आई कैन चेंज माई फ्यूचर, बट वाई दे आर डिसाइडिंग माई फेट ऑन दिट। बट पता नहीं सर, जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, बट होते वक्त अच्छा नहीं लगता है। तो वही जहां पर आप सिलेक्ट नहीं हो पाए वहीं आप। तो उस दिन मैं उस प्लेसमेंट हॉल से बाहर आया सर, दिल पे बहुत बड़ा पत्थर लेके। लेकिन सौभाग्य की बात देखो सर, उसी कंपनी में 10 साल के बाद मुझे बीपीसीएल में ट्रेनिंग के लिए बुलाएगा, और एक बार नहीं सर 4 बार जाके बीपीसीएल में ट्रेनिंग कर चुका हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वेरी इंस्पायरिंग। दैट्स हाउ इट इज सर। एंड मुझे इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके ट्रेनिंग देने का मौका मिला है। मिलान लैबोरेटरीज नाम की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, मैंने उनके इंडिया ऑपरेशन में 4 ट्रेनिंग दिए थे, और उनके इंडिया हेड को इतना अच्छा लगा कि दे रिकमेंडेड माई नेम टू फिलीपींस एंड दे इन्वाइटेड मी देयर फॉर डिलीवरिंग अ सेशन फॉर देयर सेल्स एंड लीडरशिप टीम। 2 दिन फुल डे ट्रेनिंग दिया सर। और ताज्जुब की बात क्या है पता है सर, आज मैं कॉर्पोरेट्स में जाके जिन टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग देता हूँ, इन सारे टॉपिक्स के नाम तक भी मुझे पता नहीं थे 5 साल पहले। ये फर्क होता है सर, पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हो तो। अगर आपकी जिद है, अगर आपके अंदर पैशन है, तो आप कोई भी टॉपिक सीखने के लिए और सिखाने के लिए रेडी हो सकते हो। That's how it is. बहुत खूब, बहुत खूब दोस्तों। थैंक यू सर। वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी है उमेश सर की। हम स्वामी सर भी बोल सकते हैं, आप सभी के चहेते और हम सभी के चहेते। सर मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि कॉर्पोरेट ट्रेनर बने, स्टेब्लिश हुए, काफ़ी आपको अवार्ड्स भी मिले, बहुत लोग प्यार करते हैं, और अब आपने करियर कोच बनने का फैसला किया है और उसकी भी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। वाई सर करियर कोच? सर इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है सर जी। 1.5 साल पहले की बात है। मुंबई के पुणे नज़दीक लोनावाला में मुझे एक कंपनी में न्योता दिया गया था एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग सेशन देने के लिए। उस कंपनी का एनुअल रिट्रीट था, तो मैं जो भी ब्रीफिंग था, ब्रीफिंग के हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन करके वहाँ पर गया और HR हेड से वगैरह मुलाकात हुई, बातचीत हुई, हाय लोग। तो सेशन शुरू ही होने वाला था, तो HR हेड के मुझे पूछते हैं कि स्वामी जी तैयारी करके है ना? हाँ सर। स्वामी जी अच्छा ट्रेन करोगे ना हमारे एम्प्लॉय? हाँ सर। स्वामी जी ऐसा उनको ट्रेन करो ना मतलब वो जिंदगी भर याद रहे? हाँ सर करेंगे, इसके लिए तो है। स्वामी जी इनके ज़िंदगी में कोई भी चुनौती आए ना, वो चुनौती के लिए तैयार होने चाहिए, ऐसा ट्रेनिंग। मुझे थोड़ा डाउट आया सर। हाँ। तो इतना सवाल पूछा जा रहा है, तो मैंने डायरेक्टली पूछा, सर क्या सर इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ चुनौती आने वाली? हाँ। तब मुझे उन्होंने धीरे से बताया, हाँ सर 60 लोगों का स्ट्रेंथ थी सर उधर। हाँ। वो कह रहे सर इनमें से 15 लोगों की जॉब अगले महीने जाने वाली है।
ओहो। और ये मैनेजमेंट का कॉल है सर, ये बहुत ही हार्ड एंड टफ डिसीजन है और आज नहीं तो कल उन्हें पता चलने वाला है। तो मैंने सोचा यार देखो मैनेजमेंट का कॉल है, एचआर हेड अपना काम करे, मैनेजमेंट अपना काम करे, मतलब ना इसमें एचआर की गलती है, ना कंपनी की गलती, ना ही मेरी गलती है। बट इधर मुझे बुलाया गया मोटिवेशन देने के लिए। मोटिवेशन इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। मोटिवेशन से वो थोड़ी देर के लिए चार्ज अप हो जाएंगे। तो मुझे लगा सर जिन 15 लोगों की जॉब जाने वाली है ना, रुकने वाले तो नहीं है, अगली जॉब तो ढूंढेंगे। तो अगली जॉब ढूंढने के लिए उनको एजुकेशन की जरूरत है सर। तो मैंने कहा सर अभी इनके मोटिवेशन के ऊपर तो हम काम करें, अभी एजुकेशन के ऊपर भी काम करना जरूरी है। तो ये जॉब चेंज करना और करियर कैसे बनाना और इसमें भी कैसे ग्रोथ लेकर आना, तो उसके ऊपर मैंने सोचा सर। और पता चला ये भी एक बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा साइंस, इसमें भी साइंस है, ये भी एक आर्ट है। तो उसके ऊपर जाना, सोचा, समझा। मैंने बहुत सारे पहले सारे ट्रेनिंग लिए और वो सब सीख कर आज लोगों को सिखा रहा हूँ सर, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और एक छोटी सी बात देते सर, जब भी मैं कॉर्पोरेट में जाता था, ट्रेनिंग सेशन डिलीवर करता था, लोग कहते थे सर बहुत अच्छा हुआ, ताली मारते थे, अच्छा था। और मैं जाके वहाँ क्या सिखाता था? अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ओके, कोलैबोरेशन, टीम बॉन्डिंग कैसे, ये सारी चीज़ें सिखाता था। लेकिन मुझे पता चल जाता था, एम्प्लॉय के चेहरे पर कुछ लिखा रहता, वो कहते थे अंदर मन ही मन में कह रहते थे, सर कंपनी ने हमारा 5% भी इंक्रीमेंट दे दिया ना, तो इससे ज़्यादा मोटिवेट होकर हम काम करेंगे। मतलब मैं सोच रहा यार, मैं तो इनको इतना बड़ा समझाने के लिए, सिखाने के लिए, इनका तो कुछ अलग ही चल रहा है। ये तो अपने आईपीएल में इंटरेस्टेड है, मतलब आईपीएल क्रिकेट वाला आईपीएल नहीं सर, आईपीएल, हाँ क्रिकेट वाला आईपीएल नहीं सर, इनका करियर का एक अलग आईपीएल होता है सर। अच्छा। जैसे एक आम आदमी के लिए फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, अन्न, वस्त्र, निवारा, हाँ। ये जैसी बुनियादी चीजें है ना सर, वैसे ही कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए 3 बुनियादी चीजें हैं, आईपीएल, इंक्रीमेंट, प्रमोशन एंड लीडरशिप रोल। क्या बात है। एवरी कॉर्पोरेट वर्किंग वो इज वर्किंग अल्टीमेटली फॉर दिस गोल ओनली। तो वो कहता है ये सर, ये अकाउंटेबिलिटी, कोलैबोरेशन, वो सब ठीक है, हम इसके बारे में हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है। तो मतलब सर मैं कॉर्पोरेट में जाके जो ट्रेनिंग डिलीवर करता था ना, मैं वो क्या था, मैं उन्हें अच्छा खाना परोस रहा था, एकदम A1 बढ़िया खाना। लेकिन उनके लिए आईपीएल जो था ना, वो डेजर्ट की तरह था। मतलब खाना तो अच्छा है, डेजर्ट का बताओ सर। हमें डेजर्ट में अंत में जब डेजर्ट अच्छा आता है तब ऐसा लगता है खाने से पेट भरता है सर, डेजर्ट से मन भरता है। एब्सोल्युटली। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, लीडरशिप ये ऐसी चीज है सर। वो कहता है यार यही तो है, इसके लिए तो कर रहे हैं। मैंने सोचा इसके ऊपर भी काम करते हैं यार, चलो इसका साइंस लोगों को समझाते हैं, इसका स्किल लोगों को समझाते हैं, क्या क्या करना जरूरी है। तो कर रहे सर, आज उसी के ऊपर वही जानेंगे। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, इतने अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। तो सर हम दोनों चीज़ पे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल हम प्रोफेशनल्स फेस करते हैं करियर से रिलेटेड, यंगर्स भी जो जॉब के लिए आ रहे हैं वो भी, और जो जिनका ऑलरेडी 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है वो भी, और उसका सोल्यूशन पे भी बात करेंगे। तो सर आपके हिसाब से वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, प्रॉब्लम्स है जो प्रोफेशनल्स फेस करते हैं, और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं? सर आज के एम्प्लॉयज़ की, आज के प्रोफेशनल के एक ही प्रॉब्लम है सर, एक ही चुनौती है जो अभिमन्यु की थी महाभारत में। अच्छा। चक्रव्यूह। जी। आज का एम्प्लॉय चक्रव्यूह में फंसा है सर। वो कैसे, मैं समझाता हूँ प्लीज। बहुत सारे एम्प्लॉय जॉब जब सोचते हैं कि जॉब चेंज करना है, स्विच करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, बहुत जगह पे अप्लाई करते हैं। ओके, बहुत जगह पे अप्लाई करते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा है। मतलब क्या, रिज्यूमे का इशू है। इंटरव्यू कॉल आ गया लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, कम्युनिकेशन इशू है। यस। इंटरव्यू क्लियर हुआ लेकिन मनचाहा पैकेज और डेजिग्नेशन नहीं मिला। मतलब क्या है, निगोशिएशन इशू है। ओके, आपको जॉब ऑफर मिल गया, आपने जॉब ज्वाइन भी कर ली, लेकिन नए सिचुएशन में, नए एटमॉस्फेयर में आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो। मतलब क्या, एडेप्टेबिलिटी इशू है। आपने एडेप्ट भी कर लिया, अब नई जगह पे आपने काम करना शुरू किया, आप पीपीटी बना रहे हो, मेल बना रहे हो, रिपोर्ट भेज रहे हो, लेकिन मीटिंग में आपका नाम ही नहीं आ रहा है। मतलब विजिबिलिटी इशू है सर। विजिबिलिटी नहीं है इसलिए इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं इसके लिए इंक्रीमेंट नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं इसके लिए प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन नहीं इसलिए फ्रस्ट्रेशन है। और जब फ्रस्ट्रेशन का सैचुरेशन आता है ना, तब इंसान डिसाइड करता है अब बस बहुत हो गया, चलो स्विच कर लेते हैं। स्विच करने के लिए क्या करता है, 100 जगह पे अप्लाई करता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता। क्यों? रिज्यूमे में तो बहुत बड़ा चक्रव्यूह आपने बताया। ये चक्रव्यूह साइकिल है, एक आप वहीं से शुरू और वहीं पे खत्म हो गए। देखो सर, ये जो इश्यू मैंने बताया ना, मतलब रिज्यूमे, ओके, रिज्यूमे, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, लिंक्डइन, निगोशिएशन, लीडरशिप, विजिबिलिटी, ये ऑप्शनल नहीं है सर। अच्छा, ये कंपलसरी है। इसके ऊपर काम करना जरूरी है। बिना इसके ऊपर काम करते रह जाए तो आप जॉब के ऊपर जॉब चेंज करो, कुछ नहीं बदलेगा। तो मेरा सिंपल यही कहना होता है, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आप जॉब कर रहे हो,
अगर आप कमियों पे काम कर रहे हो तो आप करियर कर रहे हो। क्या बात है, वंडरफुल। ये सारी कमियां है सर, जी हाँ, जी हाँ। कमियों पे काम करना चाहिए। Yes. हालांकि मेरे सेशन में मेरा एक टैगलाइन में है, जिथे कमी तिथे स्वामी। मतलब इसका मतलब ये है, अपनी कमियों पे काम करो, वो स्वामी है तुम्हारे पीछे। हाँ। 5 साल पहले मेरे अंदर भी ये सारी कमियां थी, मैंने काम करना शुरू किया, वो स्वामी मेरे पीछे है। हालांकि ये स्वामी सिर्फ नाम का है, वो स्वामी है। इन कमियों पे काम करना बहुत जरूरी है, और बिना इन कमियों पे काम किए तुम आगे जाते रहोगे तो क्या होगा सर, आपकी कंपनी, आपका केबिन, आपका बॉस बदल जाएगा, लेकिन आपकी कहानी वहीं रह जाएगी। 2 साल के बाद फिर उस चक्रव्यूह में आएंगे सब। नहीं, तो जॉब चेंज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा जॉब का स्विच ओवर हो जाएगा, लेकिन स्किल पे काम करोगे, नेक्स्ट लेवल स्किल पे काम करोगे तो करियर का मेकओवर हो जाएगा। तो मेकओवर करने के लिए जरूरत है सर। तो इसका इस चक्रव्यूह के जो सोल्यूशन आपने पूछा ना सर, yes, sir. एक सिंपल सा और बढ़िया सा फ्रेमवर्क है सर। प्लीज बताइए। आप भारतीय संगीत के एक बहुत बड़े सुर धुन से परिचित तो हो ही जाएंगे, हो ही रहेंगे। जो बेस है। यस, क्या है सर वो सुर धुन? सर जहाँ से संगीत शुरुआत होता है वो सारेगमा है। सारेगमा, बस यही है सर इसी में सारे सर। क्या बात है, प्लीज। सारेगमा प ध नि सा, सारेगमा। ये जो संगीत के 8 सुर है ना सर, इसी पे उस चक्रव्यूह का राज भी छुपा है। क्या बात। अब कैसे मैं समझाता हूँ सर। सा, SA मतलब सर्च एजेंडा। सबसे पहले आप क्यों सर्च करो, उसका सर्च एजेंडा होना चाहिए। रे मतलब रिज्यूमे। ग मतलब गो अहेड थ्रू नेटवर्किंग। MA मतलब मीनिंगफुल अथॉरिटी ऑन लिंक्डइन। सारेगम प पर्पसफुल अप्लाइंग। धमाकेदार इंटरव्यू। नी निगोशिएशन। एंड लास्ट में फिर से सा आता है, मतलब सेटलिंग एंड अडेप्टिंग। क्या बात है। तो ये चक्र से निकलने के लिए यदि 7 सुर आपको समझ में आ गए तो ये सारे 8 सुर समझ में आना चाहिए। ये एक मेलोडी की तरह सर, इसमें से एक भी सुर अगर बेसुरा हुआ ना तो आपकी जॉब की मेलोडी टूट जाएगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों यदि आपको भी इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा है तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर मजा आ गया। उमेश स्वामी सर, स्वामी जी मजा आ गया, लिख दीजिए जल्दी से, और हम पूछेंगे सर। अब थोड़ा सा डिटेल में हम जानना चाहेंगे सर। तो शुरुआत करते हैं सा, सबसे पहले सा से, क्योंकि उसी को ब्रेक डाउन करेंगे तो हो सकता है हमको उसके सॉल्यूशंस मिल जाए। जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, दर्शकगण हैं, उनको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो दर्शकों, आप या आपके साथ कोई भी आपकी फैमिली में कोई जॉब में है जो करियर बिल्ड करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुनिएगा और आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। यस सर, प्लीज स्टार्ट करें सर। सर शुरुआत करते हैं वही सा से। सा मतलब क्या? SA का मतलब होता है सर्च एजेंडा। जी सर, वी बिलोंग्स टू कॉर्पोरेट। ओके, कॉर्पोरेट में हम किसी भी मीटिंग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? एजेंडा। करने क्या वाले हैं। एग्जैक्टली। तो हम कॉर्पोरेट में अगर किसी जॉब चेंज कर रहे हैं तो वहां पर भी हमारे पास एजेंडा होना चाहिए। क्यों जॉब सर्च कर रहे हैं और क्या कौन सा जॉब सर्च कर रहे हैं, क्यों जॉब चेंज कर रहे हैं, और एग्जैक्टली कौन सा जॉब हमें ढूंढना है, ये एजेंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे प्रोफेशन के पास नहीं होता सर। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे आके कहते हैं सर जॉब चेंज करना है। मेरा पहला सवाल रहता है क्यों? हाँ, तो कोई कहता है सर बॉस अच्छा नहीं है, कोई कहता है सैलरी कम है, कोई कहता है सर घर ऑफिस से दूर है। आज समझा क्या? आज पता चला। कोई कहता है सर वर्क कल्चर इशू है, कोई कहता है सर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन सारे सवालों का एक ही मतलब निकलता है सर। इन लोगों को ये तो पता है कि ये क्या छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये क्या पाना चाहते हैं। और जब तक आपको पता ही नहीं कि आप क्या पाना चाहते हो तो आपको कैसे मिलेगा सर? और आपको वो नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो, आपको वो मिलेगा जो आप खोज रहे हो। दोनों में अंतर है सर? अंतर है सर, ढूंढना और खोजना में अंतर है। बताइए। समझाता हूं सर। आप किसी चीज की तलाश कर रहे हो, वो ढूंढना होता है। आप अगर खुद की तलाश कर रहे हो, वो खोजना होता है। हाँ, ब्यूटीफुल, क्या बात है। सो फॉर मी द जॉब सर्चिंग प्रोसेस इज नथिंग बट द सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस। खुद को ढूंढने की प्रक्रिया है सर। मतलब पता चले कि यार मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, and I'm not, for any reason I'm not getting that opportunity to explore this quality here. So let me try something else and let me explore the leadership quality hidden within me. Yeah, I have a good communication potential, but I'm not getting opportunity here. So let me explore something else so that I can use my communication at the most important level. So let me explore new verticals. Let me explore new domains. Let me explore new area, new territory, new company. Sir, खुद को ढूंढने की प्रक्रिया है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता। 1-2 महीने पहले की बात है सर, एक कैंडिडेट मुझे फोन करके कहता है सर 6 महीने से जॉब ढूंढ रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है सर, आपकी नज़र में कोई जॉब है तो बता दो ना। तो मेरा सवाल था कौन सा रोल चाहिए?
अगर सर रोल कोई भी चलेगा लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है सर? मार्केट स्टैंडर्ड मिल जाए तो भी ठीक है। मतलब कौन सी इंडस्ट्री? सर कोई भी इंडस्ट्री चलेगी, कोई भी कंपनी चलेगी। तो मैंने कहा दोस्त भाई तू जॉब सर्च नहीं कर रहा है, तू लक सर्च कर रहा है। और करियर लक से नहीं बनता सर, सही बात है, क्लैरिटी से Clarity बनता से है। बनता है। अगर आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं है ना जी। तो आपको गूगल मैप भी हेल्प नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, कहाँ जाना है पता ही नहीं तो गूगल मैप में रास्ता भी है लेकिन नहीं जा पाएगा। तो आपका कहना, सर का कहना बिल्कुल सही है, क्लियरिटी इज द सुपर पावर। आपको Exactly. कहाँ जाना है आपके साथ वो क्लियर होना जरूरी, तभी आप रास्ते पे चलने की शुरुआत कर सकते हो। हम एक प्रिंसिपल हमेशा सुने सर, स्पेसिफिक इज टेरिफिक। Yes. ओके, बहुत जगह पे जॉब पे भी लागू होता है सर। तुम क्या ढूंढ रहे हो ना उसमें बहुत तुमको स्पेसिफिक होना है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं सर, किस हाँ। तरह की क्लैरिटी आपके पास होनी जी, चाहिए। जी। ओके, जॉब ढूंढ रहा हूं, ये वीक स्टेटमेंट है। हाँ। मार्केटिंग में जॉब ढूंढ रहा हूं, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में इंडिया के नॉर्थ साइड में 5,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ रखने वाली कंपनी में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब ढूंढ रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्या बात, ये clarity statement है, यस यस। तो यही आप, मैं बना किस चीज के लिए हूं वो तुम्हें ही पता नहीं, तो मार्केट क्या देगी सर? सही बात है। मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है लेकिन तुम्हें ही पता नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो सर क्वेश्चन यही आता है कि यदि जिनको पता नहीं वो फिर कैसे पता करे कि मेरा सा है क्या, मैं कैसे वो उस चीज को ढूंढूं? 4 सवाल पूछने सर अपने आप। अच्छा, व्हाई, ओके, क्यों ढूंढ रहा हूं। हाँ, व्हाट, एग्जैक्टली क्या क्या ढूंढना ढूंढ रहा चाहता हूँ, हम्म, क्या ढूंढ रहा हूँ। हम्म। थर्ड, वेयर, कहाँ, कौन सी इंडस्ट्री में, कौन सी कंपनी में, कौन से वर्टिकल में, और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ, हाउ मच, मेरा टारगेट सैलरी कितना होना चाहिए। नेक्स्ट लेवल पे मैं जंप करूँ तो मुझे कम से कम ये कितना चारों होना प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे तो आपको पहला वाई क्लियर हुआ कि हाँ मुझे मेरा एजेंडा सर्च हुआ कि मुझे मेरे करियर में कहाँ जाना है। एग्जैक्टली बहुत सर, बढ़िया, बहुत एग्जैक्टली। और ये बिना क्लैरिटी किए लोग मार्केट में उतरते, 100 जगह पे अप्लाई करते और कहीं से भी उनको रिस्पॉन्स नहीं होता और बाद में आके कहते हैं यार मार्केट में प्रॉब्लम है, बढ़िया। मार्केट में अनसर्टनिटी नहीं है। भाई मार्केट में अनसर्टनिटी का प्रॉब्लम नहीं, तेरी क्लैरिटी की प्रॉब्लम है। मार्केट में तो बहुत कुछ है लेकिन तू क्लियर नहीं है अपने रास्ते में। और ये लोग जो जब बिना क्लैरिटी का अप्लाई करते हैं ना तो उसे सिर्फ सप्लाई कहा जाता है सर। और रिक्रूटर कभी भी सप्लाई को रिप्लाई नहीं करता। ये प्रॉब्लम है सर। कितनी बढ़िया बात कही, रिक्रूटर सप्लाई को अप्लाई नहीं, सिर्फ सप्लाई को कभी रिप्लाई नहीं करता। सप्लाई को रिप्लाई नहीं ये करता। अप्लाई कर रहे हैं, उसे लग रहा है वो अप्लाई कर रहा है, भाई वो सिर्फ सप्लाई है। बहुत खूब सर। अप्लाई करने से नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है और वो है कि हमें अप्लाई करना होता है एज अ जॉब। जब हम सर्च करते हैं तो नई कंपनी के लिए अप्लाई करना होता है तो वहाँ काम आता है रेज्यूमे। तो जैसे आपने, जहाँ मुझे याद है आपने सारे है रेज्यूमे, तो सर उसके बारे में बताइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम ये जब मैं खुद भी रिक्रूट करता हूँ तो कई सारे 70 to 80% जो एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट कर हम देते हैं क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं। तो व्हाट इज द राइट मेथड टू मेक आवर रेज्यूमे इन राइट? बेस्ट है सर, सा के बाद नेचुरल स्टेप यही होता है। हाँ। हालांकि इसमें भी एक मिथ है सर। अच्छा, लोगों को लगता है कि जॉब सर्च करने की प्रोसेस शुरू करना है तो उसका सबसे पहले रिज्यूमे अपडेट करना है। हाँ वही लेकिन करना अभी है। मैंने पहले कहा रिज्यूमे से भी पहले डायरेक्शन अपडेट करना चाहिए। हाँ। वंस यू आर क्लियर विथ योर डायरेक्शन एंड व्हाई, देन कम टू द रिज्यूमे। अच्छा, रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जी। सर अनफॉर्चुनेटली ये बात सच है, बहुत सारे प्रोफेशनल अपने रिज्यूमे को महज एक डॉक्यूमेंट समझते हैं। अच्छा, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप क्या समझ रहे हो, इस बात से फर्क पड़ता है रिक्रूटर क्या समझ रहा है। रिक्रूटर आपके रिज्यूमे को एक एडवर्टाइजमेंट की तरह देख रहा है। अगर वो आपके रिज्यूमे को एक एडवर्टाइजमेंट की तरह देख रहा है तो आपके लिए आपका रिज्यूमे एक मार्केटिंग ब्रोशर होना चाहिए, ना कि महज एक कागज का टुकड़ा। इतना इंपॉर्टेंट है सर। बिना, क्योंकि रिज्यूमे फर्क है सर, रिज्यूमे आपको इंटरव्यू दिलाता है और इंटरव्यू आपको जॉब दिलाता है। सो इन दिस वे रिज्यूमे का बड़ा भाई इंटरव्यू है। इफ एन इंटरव्यू इज अ मूवी देन रिज्यूमे इज अ ट्रेलर। अगर मूवी में आपको लोगों को बुलाना है तो ट्रेलर कैसे जबरदस्त बनाना जबरदस्त होना चाहिए सर, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, लूप होल ही नहीं होना चाहिए। यस। सो रिज्यूमे का बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है सर। तो सर ये जब इतना जरूरी है तो हमें ये भी जरूर बता दी कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए। और यदि दर्शकगण इसको देख रहे हैं, हमारे श्रोताएं, तो उनको भी समझ में आए कि एक अच्छा रिज्यूमे बनाने की प्रोसेस क्या है। बहुत बढ़िया सवाल सर। इस सवाल का जो मैं जवाब दूंगा ना सर, बहुत सारे प्रोफेशन को लाइफ टाइम सोल्यूशन मिलेगा सर। जी। एक रिक्रूटर रिज्यूमे में क्या ढूंढता है जी। एक आइडियल
एक आइडियल रिज्यूमे में एक रिक्रूटर 5 R ढूंढता है। 5 R ढूंढता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन, रेफरेंस, रिलेवेंस, रिजल्ट एंड रियल। अब ये पांचों कंपोनेंट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है आपके रिज्यूमे को देखते ही ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि ये बंदा ग्रो कर रहा है, समय के साथ साथ इसका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्कोप भी बढ़ रहा है। रिफ्लेक्शन में रिक्रूटर ये देखना चाहता है कि ये भाई साहब ग्रो कर रहे हैं कि सिर्फ एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए दिस पर्सन इज गोइंग मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिफ्लेक्शन होना चाहिए। दूसरा रेफरेंस, आपका रिज्यूमे सर, आपने कुछ भी लिख दिया, मैं रिक्रूटर हूं, मैं पढ़ रहा हूं, हाँ लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन प्रूफ कहाँ है? आपने लिखा है आई हैव बीन रिवॉर्डेड विद दिस अवार्ड, ये रेफरेंस, ओके। मुझे ये रिकमेंडेशन मिला, ये रेफरेंस, ओके। मुझे ये प्रमोशन मिला, ये रेफरेंस, ओके। मैंने पुरानी कंपनी में 25% सेल्स इंक्रीमेंट किया, ये रेफरेंस, ओके। रेफरेंस अगर रहता है तो रिक्रूटर उस पर ट्रस्ट करता है। वेरी गुड। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेवेंस। रिक्रूटर ये देखना चाहता है जिस जॉब के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन जिस तरह से लिखा है उसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये रिज्यूमे मैच कर रहा है क्या नहीं। सही बात। आप सेल्स के बेताज बादशाह हो सर, आपने सेल्स में फोड़ा है, आपको सेल्स में कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने जॉब अपलोड किया है मार्केटिंग के लिए और आपको लगता है सेल्स का मार्केट डाउन है, चलो थोड़ा कुछ अलग करते हैं, तूफानी ट्राई करते हैं, मार्केटिंग में अप्लाई करते हैं। सेल्स एज अ स्किल, आर्ट एंड नॉलेज एक अलग जोन है, मार्केटिंग एज अ स्किल, आर्ट एंड नॉलेज एक अलग जोन है। तो आप कहोगे सर जॉब तो नहीं भाई, राइस तो राइस है लेकिन स्टीम राइस, जीरा राइस, फ्राइड राइस अलग है ना सर। अलग है। मैंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग आएगा क्योंकि सर का समझाने का तरीका अमेजिंग है। वाओ, प्लीज गो अहेड। वही राइस तो राइस है लेकिन स्टीम राइस, जीरा राइस, फ्राइड राइस अलग है। तीनों की बनाने की प्रक्रिया अलग है, तीनों का टेस्ट भी अलग है, तीनों का प्राइस भी अलग है ना सर। इसलिए जॉब तो जॉब है लेकिन मार्केटिंग का जॉब अलग होता है, सेल्स का जॉब अलग होता है, ब्रांडिंग का जॉब अलग होता है। अगर जॉब कोडिंग का ही हो, सॉफ्टवेयर का ही हो, ऑनलाइन का फॉर्मेट अलग है, ऑफलाइन का फॉर्मेट अलग है। रिलेवेंस देख रहा है ये भाई साहब, मैंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन डाला है ना इसका रिज्यूमे मैच कर रहा है कि नहीं, बस उतना ही। तो रिलेवेंस थर्ड एलिमेंट। ठीक है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सर, रिजल्ट। रिक्रूटर को इस बात से कुछ लेना देना नहीं कि आपने आज तक आपके करियर में क्या किया है, वो बस ये जानना चाहता है आपके करने से क्या बदला है। सेल बढ़ी है क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा है क्या, टीएटी कम हुआ है क्या। अगर आपने रिजल्ट शो किया ना तो वो इंप्रेस है। और सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, रियल। इट शुड बी रियल। सर एक रिक्रूटर ना आपके रिज्यूमे को 5 सेकंड के लिए स्कैन करने के बाद तुरंत पता चल जाता है ये बंदा जेन्युइन है। He is not over smart, he is not over fake, he is not over decorated. Let's call him for interview. अब गलत कहाँ होती है सर, अब प्रॉब्लम कहाँ होता है पता है सर, आपका रिज्यूमे आप साल में एक बार पढ़ते हो और वो भी तब जब आप सोचते हो कि जॉब चेंज करना है। लेकिन रिक्रूटर रोज सुबह ब्रेकफास्ट में, दोपहर लंच में और रात को डिनर में रिज्यूमे ही खा रहा है। सही बात है। उसको 2 सेकंड भी नहीं लगता इसमें जेन्युइनिटी कितनी है पता चलने के लिए। तो कितना पॉइंट देखता है सर एक रिक्रूटर अपने रिज्यूमे में? 5 पॉइंट। ओके, रिफ्लेक्शन, रेफरेंस, रिलेवेंस, रिजल्ट एंड रियल। यही क्यों ये इंपॉर्टेंट है सर, यही पॉइंट्स क्यों देख रहा है अब जान लो। रिफ्लेक्शन से पता चलता है आपकी एबिलिटी, रेफरेंस से पता चलता है आपकी क्रेडिबिलिटी, रिलेवेंस से पता चलता है आपकी सिमिलरिटी, रिजल्ट से पता चलता है आपकी ऑथोरिटी और लास्ट में रियल से पता चलता है आपकी ऑनेस्टी। और पांचों जरूरी है। इन शॉर्ट वो आपकी एबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, सिमिलरिटी, ऑथोरिटी एंड ऑनेस्टी चेक करना चाहता है। अगर इन 5 पॉइंट पे आप खरे उतरे ना, आप 10 में से 9 बार इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे। करेक्ट सर। आज ये बहुत ही अच्छी इंसाइट्स में मिली। सर एक और चीज हमें पूछना थी कि रेज्यूमे का लेंथ कितना होना चाहिए? हाँ सर, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। फॉर मी सर, अ लेंथ ऑफ एन आइडियल रेज्यूमे शुड बी लाइक अ लेडीज स्कर्ट। अच्छा। लॉन्ग इनफ टू कवर द सब्जेक्ट एंड शॉर्ट इनफ टू क्रिएट एन इंटरेस्ट। इंटरेस्टिंग। मतलब इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए कि रिक्रूटर उसे पढ़ते पढ़ते सो जाए, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए पढ़ना शुरू किया और खत्म हो गया। आपके रिज्यूमे के जरिए आप ना रिक्रूटर के साथ फ्लर्ट करना है आपको।
अच्छा। मतलब आपको इंटरेस्टिंग इंसाइट्स देने, क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, इंटरेस्ट जनरेट करना है, यार इस कैंडिडेट में कुछ दम है, लेट मी कॉल हिम फॉर इंटरव्यू। अगर वो नहीं हो पा रहा है ना, तो आपका रिज्यूमे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और रिज्यूमे का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस बहुत कम ही लोग जानते हैं सर। और नतीजा ये निकलता है, जब एक कोई पोस्ट ओपनिंग होती है और 100 लोग जब अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करते हैं, तो उसमें से 5 ही रिज्यूमे इंटरव्यू रूम तक पहुंचते हैं और बाकी 95 रिज्यूमे इनबॉक्स में शहीद हो जाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। सर आपके पास टैलेंट है ना, तो टैलेंट के बदौलत आप दूर तक जाओगे, लेकिन रेफरेंस की वजह से आप अंदर तक जाओगे। जॉब पोर्टल पे आप सिर्फ एक रिज्यूमे होते हो और रेफरेंस से आप एक इंसान होते हो। रिक्रूटर एक अननोन रिज्यूमे को इग्नोर कर सकता है, लेकिन इंसान को नहीं कर सकता। जॉब सर्चिंग में जब भी आप अप्लाई करते हो तो मशीन नहीं करना, दा 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 दा, आपको स्नाइपर बनना है। वन शॉट एंड यू आर डन, खत्म। द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग दैट डिसाइड द क्वालिटी ऑफ मैच्योरिटी यू आर कैरिंग। क्योंकि क्या है ना सर, जॉब मार्केट में आपकी जॉब की ज़रूरत जितनी जल्दी दिखेगी, आपकी बार्गेनिंग पावर उतनी जल्दी गिरेगी। क्योंकि क्या है ना सर, पॉलिटिक्स करने वाले लोग परसेप्शन बनाते हैं और परफॉर्मेंस देने वाले लोग रेपुटेशन बनाते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं लेकिन प्रेजेंस नहीं बनाते। क्योंकि पहले लोगों ने लिंक्डइन पे सिर्फ कनेक्शन बनाया और दूसरे लोगों ने लिंक्डइन पे रिलेशन बनाया।